अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इमाद इरफानी, also known as Jami these days, in drama serial Kafil on ARY. I'll be speaking to my favorite Amna Haider Hassani on something hot, so stay tuned. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट बाइट्स एंड आई हैव विद मी इमाद इरफानी, जो अपने करियर के शुरू में प्राइमरी रोमांटिक लीड करते करते कुछ मॉरली कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स करना शुरू हो गए हैं पिछले 2-3 साल से। बट अ ग्रेट ट्रजेक्टरी फॉर योर करियर इमाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम। एंड ऑफ कोर्स वी आर हियर फॉर कफील, बट थोड़ा आगे पीछे तो होंगे। थैंक यू सो मच आमना। और 1.5 साल में हमारी दूसरी मुलाकात है, हमारी तो दूसरी मुलाकात है, जी बिल्कुल। जी अल्लाह करे होती रहे ऐसे, हर साल मुलाकात आप ऐसे कैरेक्टर्स करते रहें जी जो मुलाकात जी। होती रहे। और आप मुझे बाउंसर्स और गूगलीज फेंकती रहें। नहीं नहीं, और ऐसे हाँ बाउंसर गूगली के तो मुझे लगता है इस मुल्क में ज़माने ख़त्म हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली। नहीं, क्रिकेट एक बार किसी को लग जाना तो फिर लगी रहती है। हमारी हाँ टीम का जो हाल है वैसे, अब जो सीरीज़ हाँ। होने जा रही है, मुझे बताया गया है कि 15th Feb you have to be home to watch the match. वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है ना, टी वर्ल्ड कप ट्वेंटी शुरू हो रहा है, and जी। I was like really, because 15th Feb is India Pakistan match, and I हाँ was जी, like लेकिन अब ना इस T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद हो रहा होता है, तो वैल्यू मुझे तो याद भी नहीं है कितने वर्ल्ड कप्स हो I गए know, हैं I जी। know, तो I know. वैल्यू इसकी डाइल्यूट हो जाती है वैसे डाइल्यूट हो जाती है। जी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा जी और बहुत बिल्कुल कमर्शलाइज हो जाए तो वैल्यू बिल्कुल डाइल्यूट हो जाती है। जी। अगर और सिलेक्टिव काम हो, सिलेक्टिव हो, तो वैल्यू बरकरार रहती है, जैसे कि आपने अपने करियर में किया है। अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपनी अपनी अप्रोच है, या और कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है इसमें। बट दिस इज़ योर अप्रोच। दिस हैज बीन माय अप्रोच। ऑलवेज ऑलवेज। वेल आई थिंक एक्शन स्पीक लाउडर देन व्हाट आई से जी या या जी। बट लाइक आई सेड, फ्रॉम गोइंग फ्रॉम प्राइमरी रोमांटिक लीड two morally complex characters, whether it was Jalam or whether it was Adil and Kabhi Main Kabhi To, and now Jami and Kafil, ये नहीं कह सकते आपके जी ये विलनस कैरेक्टर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं, हमारे टीवी पे क्योंकि बहुत विलन जो है बहुत ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। विलन वो है जो कि ना मारे भी, जो मतलब असॉल्ट भी करे, जो गाली भी निकाले, जो करप्शन भी करे, जो हर चीज़ करे। जी तो आपके कैरेक्टर्स में बहुत लेयर्स होती हैं। अब मैं यही पूछूंगी कि ऐसे स्क्रिप्ट तो लिखे ऑब्वियसली जा ही रहे हैं, बट ये कितना मुश्किल था ये नेविगेट करना? फॉर श्योर जब पहली बार मैं जामी को पढ़ रहा था तो आई वाज एक कभी कभार तो मैं क्रिंज भी कर रहा था, बिकॉज वो मैं पढ़ रहा था। वो अभी मैं उसको जज कर सकता था, लेकिन जब मैंने उसको ले लिया तब मुझे आई टू मेक दिस कैरेक्टर इंटरेस्टिंग। उसके शेड्स जो हैं, उसके जो भी न्यूआंसेस हैं, उसके जो फियर्स हैं, वैसे तो लगता नहीं है उसे कोई फियर है, खुदा का भी डर नहीं लगता उसे है। वरना मैं हमेशा समझता हूँ कि हर इंसान के यूनिवर्सल फियर्स होते हैं, सोशल फियर्स होते हैं, पर्सनल फियर्स होते हैं। अम, हमेशा से मैं समझता हूँ कि रिस्क लेता रहा हूँ। इससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है कि एक एक्टर बनने का ख्वाब लेके जेब में निकला। इससे बड़ा रिस्क नहीं हो सकता। फिर शोएब साहब के साथ 3.5-4 साल उस पे तो आते हैं बहुत अभी। बड़ा रिस्क था वो। वो अभी तक दैट रिस्क डिडंट है। गो इन माय वे। मेरे फेवर में नहीं गया वो रिस्क। मैंने टीवी पे नहीं किया ये रिस्क था कि मैं कुछ और काम नहीं करूँगा। कभी मैं कभी तुम was another risk and कफील मैं Why समझता was हूँ कभी मैं कभी तुम रिस्क? वही के जो मुझसे हसन हसन के साथ भी मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा था कोई 2-3 दिन पहले उनके टीवी चैनल के लिए, तो ही वाज लाइक के ये कैरेक्टर्स आपकी रियल लाइफ में भी सीप इन करने लग जाते हैं, ऑडियंस आपको उस जाविये के साथ देखने लग जाती है। तो रिस्क तो फॉर श्योर होता है इस तरह की चीज़ों में, लेकिन मैं समझता हूँ अगर मैं इफ़ आई हैव दिस ड्रीम ऑफ दिस प्रिविलेज ऑफ बीइंग एन एक्टर, फिर मुझे दुनिया के सारे जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे पास रिसोर्सेज होंगे स्क्रिप्ट में, उनको पोर्ट्रे करना, उनके अंदर जो जंग चल रही है वो कैसे अपने आप को लेके चलते हैं। और ऑनेस्टली मेरा कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुआ इस तरह के लोगों से। इवन जामी के लिए कोई रेफरेंस कहीं आर्काइव से आ जाता था, वो ऐसे बैठा, वो ऐसे खड़ा, उसने ऐसे बात की, वो ऐसे खाना खाता था। तो ये सारी फिर आपकी आर्काइव्स में ये चीज़ें आती हैं। तो चैलेंज था मेरे लिए बहुत बड़ा। आपने कहा काफ़ी दफ़ा, मैंने भी हसन का इंटरव्यू सुना, तो काफ़ी दफ़ा आपने कहा कि जामी वाज अ चैलेंज। बिग चैलेंज। व्हाई? बिकॉज
Because of the perception, the negative perception? Not really. Creating the character was a... over years जो मेरा process evolve हुआ है किसी भी character को approach करने के लिए वो ये हुआ है. First of all, when I'm reading or analyzing the character, I'm like कि ये मुझसे कितना similar है और ये मुझसे कितना different है. ये पहली मेरे analysis होते हैं मुझसे कितना मुख्तलिफ है और कितना मेरे जैसा है. Jami was, I mean, poles apart from how I think, from how I treat people around me, from my relationship with money. Yeah. So then once again, hats off to Meesam, hats off to Sanam, hats off to our DOP, Luqman Khan Saab. I mean, उन्होंने मुझे वो एक तरह से comfort zone दिया, एक relaxed environment दिया कि मैं कुछ तरीके से उसको पोर्ट्रे कर सकूं. जी. अच्छा, now Adil was a character जो कि बंदा imagine कर सकता था that an Imad Irfani could be an Adil. It's like it's a match that comes to mind because social class भी वही है, वो एक किस्म की tasteful, well dressed, well spoken, kind of elitist kind of a person. Not that I'm calling you elitist in a bad way, but you know that kind of image. I'll take it as a compliment. Of course. Thank you. लेकिन जामी was somebody that अगर पहली दफा किसी को कोई कहे कि जामी किसको कास्ट होना चाहिए, it would be unlikely that they would come up with your name because of that elitist kind of a thing. So how did this happen? Although it's great that it did because I think for an actor ऐसा challenge मिले तो बड़ा ज़बरदस्त है. मगर उनके डायरेक्टर्स के या कास्टिंग एजेंट्स जो थे उनके जहन में क्या हो रहा था? ये मैं समझता हूँ कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग एजेंट, चैनल्स को शायद मैं कन्विंसिंग लगता हूँ इस तरह के पोर्ट्रेयल्स में. बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा I was very sorry. और बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में हमारे इंटरव्यू वाली बात भी थी कि आपने मुझे कहा था कि मैं चाहती हूँ कि इमाद कुछ इंटरव्यू के अलावा भी आपने एक दो बार जब एनालिसिस किए थे तो ये कहा था कि मैं चाहती हूँ कि इमाद कुछ थोड़ा हट के करे, जहाँ पे उसको वही पॉश एलिटिस्ट लैंड क्रूजर में बिठाया ना जाए. बिल्कुल. तो ये भी मेरे दिमाग में बात थी, डाइवर्सिफिकेशन. आप कितना डाइवर्स हो गया, अपनी रेंज कितनी बड़ा हो गया एज एन एक्टर. बढ़ाई आपने. इट्स लाइक वेरी इंप्रेसिव. जामी मैं नहीं सोच सकती. आई वाज स्केप्टिकल द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स. रिव्यूज में मैंने कहा इज दिस रियली, इवन सनम, बिकॉज यू नो फॉर सनम इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन. To see her as somebody who's struggling with a relationship or with the dynamics of marriage, but both of you have it's brought it together so well. So well done, whoever cast you. Thank you so much. और मैं सनम को भी recently कह रहा था कि I can count on my fingers कि जामी कितनी बार सिविल हुआ है ज़ेबा के साथ. So बहुत uncivil. अच्छा, हमें इतनी आदत हो गई है uncivilized की, वो extreme देखने की, जिसमें मर्द जो है वो मतलब एक जानवर, एक हैवान बन जाता है. अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन पे भी ऐसा ही पोर्ट्रे किया जाता है. अभी वी आई थिंक वॉच द 9th and 10th एपिसोड्स. अब मुझे यही था कि ये मार नहीं रहा यार, इसको उसने मारा नहीं है अभी तक. मगर वो अगर नहीं मार रहा तो मैं कह रही हूँ अच्छा यार इतना बुरा नहीं है. that's unfortunately the way we have been brainwashed by television as well. रियल लाइफ में तो जो है तो है, but the reflection and the manifestation in our stories is that अच्छा अब वो यही है कि अच्छा वो अफेयर चल रहा है तो हाँ यार आइसक्रीम खा रहा है ना तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसकी नेबर उसको पसंद थी दिमाग में. बट आई थिंक हम भी ब्रेन वॉश हो गए हैं, हम भी गैस लाइट हो गए हैं. आप ठीक कह रही हैं, आपसे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात पे, क्योंकि रिलेटेबिलिटी फैक्टर ऑफ दिस वर्बल इमोशनल अब्यूज आई थिंक हर बंदा इसके साथ कर सकता है. अगर घर में नहीं हुआ, अगर पेरेंट्स से नहीं हुआ तो सिबलिंग से हुआ है. अगर सिबलिंग से नहीं हुआ तो मोस्टली लड़कियों के अपने स्पाउस से हुए हैं. अगर वो नहीं हुआ तो आपके टीचर्स ने किया हुआ आपके साथ. Emotional verbal abuse. Totally. I mean, destroying your self-esteem, destroying the other person, treating him or her like a subordinate. You don't matter. Your existence doesn't matter. What you say doesn't matter. You're dumb. तुम में तो अकल ही नहीं है. तुम कुछ ना, तुम तो रहने ही दो. ये हर बंदे ने ये बातें सुनी है किसी को. अभी एक सीन है जब उसको कॉल करता है कि तुम मुझे याद आ रही हो, कहते हैं मुझसे बात कर रहे हैं, और जब वो कर लेता है फिर वो जो हंसता है. It was so sinister. I was like, damn, okay, this, you know, that's the thing. ये थोड़ी बहुत improvisations हैं. ये बड़ी ज़बरदस्त improvisations हैं, लेकिन वो जो एक restraint है ना performance में, वो बड़ी impressive है कि it's not going over the top, and it's not, it's just enough to send the message कि okay, this guy. अच्छा, मुझे नहीं लगता जैसे कि वो हर चीज़ करने उसकी कोई weak point नहीं है. मुझे लगता है बाप उसका weak point है. हाँ जी है. एक वो उसकी ज़िंदगी में जो वो नेक काम करता है, वो अपने
पेरेंट्स की, अपने डैड की बहुत वो केयर करता है और हर चीज़ उसकी लाइफ जो है उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। और जामी का जो ये पर्सपेक्टिव जाविया जो है वो सारा उसके अपने फादर से मिला हुआ है उसे। यानी जिस तरह उसने देखा है कि दुनियादारी क्या होती है, पैसे के साथ क्या आपका ताल्लुक होना चाहिए, तो ये सारा उसको इनहेरिटेंस में अपने फादर से मिला हुआ है। फादर से मिला है जी। But This no, is what I think. हाँ? This is what I think. Yeah, right. No, this is true because देखते हुए भी बंदा कहता है कि यार निकम्मे मर्द तो बहुत होते हैं। हाँ जी। होते हैं। और एक और फैक्टर भी बहुत जो मेरे ख्याल से जामी और ज़ेबा हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत सी रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि ऑन द फेस ऑफ इट बहुत हैप्पी गो लकी हूहा मैरी होती हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उनमें काफ़ी इस तरह के इमोशनल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, सेल्फ इस्टीम बीइंग शैटर्ड, लड़की या बीवी को कुछ समझा नहीं जाता, उसकी जो आमदनी आप कह ले, जो भी पैसे नहीं उसको दिए जाते। और जामी तो इज अनदर लेवल, आई हैव टू से। जामी इज अनदर लेवल, अनदर लेवल। छोटी छोटी चीजें, बट आई हैव टू से डायरेक्शन भी बहुत खूबसूरत है। लिखाई किसे भी रिफ्लेक्ट कर रही है ऑब्वियसली। तो पूरा जो सीन है ना कि अलमारी में से चीजें निकालना रखना, हाँ जी, सिंबॉलिकली इट्स वेरी सिंबॉलिक। इट्स लाइक यू नो लाइफ इज फॉलिंग अपार्ट एंड पुटिंग इट बैक टुगेदर, उसको स्ट्रेटन करना, फिर वो बिखर रही है, फिर उसको, वो बहुत खूबसूरत एनालॉजी है। वो जो पहला मेरे ख्याल से ट्रेलर इसका आया था वो सिंबॉलिकली यही दिखा रहा था जी, कि वो सारी अपनी जो मुसीबतें हैं, जो ट्रॉमास हैं, जो उसका ये चमगादड़ है उसकी, वो हर वक्त अलमारी में होती है, अलमारी से निकल के उसको टॉर्मेंट करती है और फिर चली जाती है। इंटरेस्टिंग सिंस वी टॉकिंग अबाउट इट, उस दिन 2 या 3 डिग्री था और अलमारियाँ, वंस अगेन आपने यहाँ पे डायरेक्शन की बात की तो मैं डायरेक्शन पे आता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोडक्शन को भी एक शाउट आउट देना चाहता हूँ। डूंगा गली, नथिया गली में 8-9 अलमारियाँ उस जगह पे प्लेस करना, लॉजिस्टिक्स। वहाँ जाना क्यों ज़रूरी था? वहाँ जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि 5वें एपिसोड में हम कोई उधर 8-9 सीन्स के लिए, 8-9 सीन्स के लिए हनीमून के लिए जी। तो मीसम के दिमाग में ये जो विजन था, ये मीसम का ये जो ट्रेलर था अलमारियों वाला, ये मीसम की मेरे ख्याल से इंसेप्शन है। तो उन्होंने, और उसको शूट करना वाज अगेन चैलेंज तो था, सो था, लेकिन लॉजिस्टिकली भी जो प्रोडक्शन है, आई थिंक दे डिड एन एब्सोल्युटली रिमार्केबल जॉब। एक तो पहाड़ों में भी, दूसरा कराची में भी। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए प्रोसेस इज एवरीथिंग। आप मिलजुल के कुछ क्रिएट करते हो, कोलैबोरेट करते हो। और मैं क्यों कहता हूँ कि बीइंग एन एक्टर इज सच अ प्रिविलेज, क्योंकि हमारा चेहरा उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वरना मेरा नहीं ख्याल कि विदाउट द होल क्रू, टीम, क्रिएटिव, प्रोडक्शन जो होते हैं, उनके बगैर हम कुछ कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, सराहा जाता है, कभी कभार हेट भी मिलती है। उस पे आते हैं। I want to know the reactions to जामी। पब्लिक रिएक्शन टू जामी क्या है? एक तरह से विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जो डायरेक्शन की आपने बात की, आई थिंक मीसम इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर। उनको अपने नैरेटिव पे, अपनी उस मूवमेंट को कैसे उन्होंने लाइफ देनी है, उसको कैसे ऑर्गेनिक बनाना है, उसमें उनको बहुत कमांड है। एंड व्हेन यू वर्क विद अ डायरेक्टर लाइक दिस, फिर आप भी इम्प्रोवाइज करने लग जाते हो, क्योंकि वो उसको इनकरेज करता है। No, there's a sensitivity and there's a delicacy to how scenes are knit together. जी। तो वो देख के वाकई लगता है कि this is a piece, it's artistic. मेरी पहली फ़ोन कॉल पे मीसम से बात जब हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे इमाद इरफानी नहीं चाहिए। मुझे लगा ये कि यार एक्टिंग इज ऑल अबाउट थ्रू यू, योर इमोशनल लाइफ, योर पर्सनालिटी, योर डायलॉग डिलीवरी, योर द वे यू स्पीक एंड ऑल। मैं तो थोड़ा बहुत हो गया। फिर मेरी कोई 8-9 दिन बाद उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, इमाद जस्ट रिलैक्स, कम टू द सेट, विल फिगर इट आउट। मैं ओरिएंटेशन के लिए जब शूट पे पहुंचा तो मैंने उनको यही कहा कि देखें मीसम, आपने ये कहा था, लेकिन आपको इमाद इरफानी ही मिलेगा। जो आप वर्जन चाहते हैं वो इमाद इरफानी का वर्जन होगा। तो ही गोज़, हाँ एब्सोल्युटली, मुझे भी यही चाहिए। फिर जो हमने क्रक्स जामी का जो कह सकते हैं कि उसका बिहेवियर क्या होगा, मैंने और मीसम ने इस बात पे हमने एग्री किया कि अनकूथ होगा। अब वो चैलेंज था मेरे लिए। हाँ, अब उसको अनकूथ करना। अब इतना मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी अनकूथ रह चुका हूँ कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में। तो फिर वो आपको अपनी टीचर से बदतमीज़ी, अपने माँ बाप से बदतमीज़ी, अपने बहन भाइयों से बदतमीज़ी, वो कहीं ना कहीं से आपकी मेंटल आर्काइव्स में से आते हैं और फिर आप वो अप्लाई करते हो, फिर आपने कुछ ऑब्जर्व किया होता है। तो ऑनेस्टली पहले 2-3 दिन तो मैं मीसम से जाके पूछता, अब मीसम वो अनकूथ आ रहा है, अनकूथ? मीसम हाँ आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है।
तो किसी भी एक्टर के लिए आई थिंक, और एक्टिंग एक ऐसा यूनिक शोबा है कि दुनिया के हर एक्टर का जो प्रोसेस होगा उसको अप्रोच करने का वो डिफरेंट होगा। तो मेरा ये प्रोसेस था। नहीं, अनकूथ के भी कई लेवल्स है ना। एलिटिस्ट जो रिच वो भी तो अनकूथ हो सकते हैं लेकिन ये अनकूथ का डिफरेंट लेवल है। और एक मल्टी फैसेटेड है कि एक तो वो जो बात कर रहा है वो अनकूथ है, फिर उसका हुलिया भी काफ़ी मतलब है कि वो ऐसा ही है वो बाल शाल उसके इवन जब वो दूल्हा बन के खड़ा होता है आपको कहता है अच्छा ये बंदा he doesn't really care about anything that's happening। बस कोशिश करता हूँ कि जो भी पीछे की है उससे हटके हो, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, चाहे वो फिजिकलिटी हो, चाहे वो वार्डरोब हो। यहाँ पे मैं वार्डरोब वालों को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि हमारे पास कुछ ज़्यादा ग्राउंड नहीं था खेलने के लिए, लेकिन हमें उसको डेटेड भी दिखाना था, हमें एक दिखाना था कि इस एरा का नहीं है, किसी और एरा का है। बिल्कुल। और साथ साथ हमें उसे डेप्थ भी देनी थी, स्टोरी टेलिंग थ्रू कॉस्ट्यूम्स, स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर स्केच एंड ऑल। क्योंकि आई ऑलवेज से कि आपका सबसे जो नॉन वर्बल स्ट्रॉन्ग जो होता है एज अ कैरेक्टर is your costumes, because that depicts your mental your style statement, your mental aptitude, the way you carry yourself in your costumes. Absolutely. So यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा नहीं था, प्लस कुछ ना कुछ मैं चाहता था कि जो कभी मैं कभी तुम में अटायर था उससे हम कुछ डिफरेंट उससे तो खैर बहुत डिफरेंट हो गया ना ऑब्वियसली। उससे तो बहुत आई मीन कैरेक्टर्स भी पोल्स अपार्ट हैं। और एक और बहुत बड़ा चैलेंज मीसम ने मुझे दिया, तो वो ये दिया कि ये एक सुर में बात नहीं किया करेगा और एक आवाज़ में बात नहीं किया करेगा। ये बाप से बात करेगा तो डिफरेंटली बात करेगा, ज़ेबा से डिफरेंटली करेगा, बहन से डिफरेंटली करेगा। तो ये चैलेंजेस थे। और वही वाली बात कि जब आप एक चीज़ कुछ एटलीस्ट मैं जब कुछ करने लगता हूँ तो फिर यही चाहता हूँ कि अपने आप को पुश करूँ, अपनी लिमिट्स को पुश करूँ, बिकॉज जितना आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हो उतना आपकी लिमिट्स जो है वो बढ़ती जाती हैं। Absolutely. आपकी रेंज बढ़ती जाती है। जी। What was the प्रोसेस में कितना फ़र्क था बिटवीन डायरेक्टर्स? बदर महमूद भी बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर हैं, मीसम नकवी भी बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर हैं, और बैक टू बैक इन दोनों ने बहुत बड़ी हिट्स दी भी हैं। प्रोसेस में कितना फ़र्क है? Once again, very interesting question, very good question. देखिए, एक्टिंग जिस तरह एक इंडिविजुअलिटी की सेलिब्रेशन होती है, एक इंडिविजुअल की सेलिब्रेशन है, उसके इमोशंस की, उसकी बैक लाइफ किधर से गुजरा है, क्या सोचता है वो, अब वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ है, वही चीज़ मेरे ख्याल में डायरेक्टर की होती है। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि बहुत स्टोरी के अंदर जाते हैं, जो कि बहुत बैक स्टोरी के अंदर बात करते हैं। मीसम ने एनिमल वर्क की भी बात की मुझसे। और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि आपसे इतना ज़्यादा बात नहीं करते जब उनको ज़रूरत होती है। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, और हर पिच का अपना मज़ा होता है, हर पिच डिफरेंटली बिहेव करती है, और हर डायरेक्टर के साथ आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। बदर ज़रा इंट्रोवर्ट हैं और मीसम जो है वो एक्सट्रोवर्ट है। काफ़ी फ़र्क है। प्रोसेस एक ही है, रीडिंग्स होती हैं, अब कॉन्वर्सेशन होती है। हाँ, वो तो फिर आप पे भी डिपेंड करता है ना कि आप कितना सवाल और जवाब करो, कितना। और प्रोसेस तो डेफिनेटली दोनों डायरेक्टर्स को अपने स्क्रिप्ट पे बहुत कमांड होती है। दोनों को पता है कि इस सीन से मुझे क्या हासिल करना है, इस सीन में जो एक्टर है वो ओवर जा रहा है या अंडर जा रहा है, तो दोनों को पता है। दोनों का एक्सपीरियंस माशाल्लाह इतना ज़्यादा है। और मैं बहुत कम लोगों को लार्जर देन लाइफ तस्वर करता हूँ पाकिस्तान में, और उनमें से ज़ियाद मोहिउद्दीन साहब हैं, और मीसम ने उनको असिस्ट किया हुआ है। तो उनका टाइम उनके साथ तो मैं पूछता होता हूँ मीसम से, अच्छा तो फिर उनकी रूटीन क्या होती थी, क्या करते थे वो, एक्सरसाइजेस क्या करते थे, एक्टर्स के साथ कैसे वो। तो बहुत एक मुझे तजस्सुस है कि वो कैसे इंटरेक्ट करते थे, क्योंकि मेरी कभी मुलाकात नहीं उनसे नहीं हुई। वो तो लेजेंड, मतलब ही इज, आई मीन एब्सोल्युटली। राइटर्स भी दोनों एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, उमेरा अहमद एंड फरहत इश्तियाक एंड रियली स्ट्रॉन्ग। आपको कभी लगा कफील साइन करते हुए कि यार ये एक अल्टीमेटली एक औरत की कहानी होगी, और अगेन है घरेलू कहानी है और कहीं भी जा रही हैं आजकल, जिसमें ऑफ कोर्स जैसे जैसे स्टोरी आगे चल रही है आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा इसकी फोकल थीम क्या है, ज़रा फ़र्क है। मगर राइटिंग में what attracted you to the script other than the challenge of playing Jami? The impact that Jami is making in the story, the conflict, the tension, the torment जो वो ज़ेबा को कर रहा है और फिर ऑडियंस को भी कर रहा है। तो बहुत इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहा है। यानी वो इधर से निकलता है, उधर से आता है। ही इज़ लाइक अ मिडफील्डर जो कि अटैक भी कर रहा है, डिफेंस भी कर रहा है, हेडर्स भी कर रहा है। ही इज़ लाइक दैट, आई थिंक। तो ही वाज रियली इन्वॉल्व्ड इन द जो आप कह सकते हो डायनामिक्स।
कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से वो ग्रो नहीं कर रहा। तो मुझे कॉन्ट्रडिक्टरी थोड़ी सी जामी की जो डायनामिक्स लगे हैं वो भी लगे हैं, क्योंकि अक्सर जो चीज़ मुझे एक तरह से इंस्पायर करती है कि कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट से अगर ग्रो करता है या डिटीरिएट करता है। तो जामी जो है वो तो पता नहीं क्या कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट करता जा रहा है। और जो हम ट्रेलर देख रहे हैं आगे का, मेरे हाल टाइम लैप्स बहुत जल्दी अब होने वाला है, बिकॉज हाँ जी, आगे है जी, अगले हफ्ते का टीजर जो हाँ है जी, उसमें बिल्कुल they're older and they're in an apartment and they have 4 kids. What happened? What the hell just happened? आई थिंक यही ज़ेबा की कहानी आपने पूछा, मुझे लगा कि ये ज़ेबा की कहानी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो जामी है उसकी ज़िंदगी ये जीरन करने निकला हुआ है, तो वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है इस कहानी के अंदर। वो छोड़ा क्यों नहीं ज़ेबा ने उसको अभी तक? मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों के पीछे बहुत से लोग फिर अपनी सैक्रिफाइसेस को सामने रखते हैं। और हाँ, बट चलो जब खुला नामा जा रहा होता है पहली दफा तो चलो शी इज प्रेग्नेंट जी, और फिर दोबारा फिर हाँ जी, फिर जी, दोबारा, मगर जिंदगी जी। ऐसे ही आपको लेके चलती है, ये हाँ जी, हकीकत है बस ये। बस उमेरा ने लिखा है, उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल में वो आपको हाँ, ये इंसाइट तो दे स्टोरी सकती हैं, लेकिन एग्जैक्टली। मैं समझता हूँ जो मेरा ज़ाविया है वो ये है कि प्रेमिसेस में रहेंगे तो जामी तो इज अ टॉर्मेंटर, लेकिन शायद जो मोमेंट्स नहीं दिखाई गई, शायद कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हों जामी में जो ज़ेबा ने उसे छोड़ा नहीं है। कह सकते हो आप, नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये नजर नहीं आएगा नज़र नहीं आएगा ये कि छोड़ा क्यों नहीं है। कि जामी के अच्छे पॉइंट्स के ऐसा नहीं है वैसे, मुझे लगता है कि अगेन हमारी इतनी ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है कि बुरा है, लेकिन चलो इतना बुरा नहीं है। आई डोंट नो, आगे अच्छा, देखते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं चलें, क्या होता है। हाँ, हाँ, मेरे ख्याल में एस्थेटिक्स बहुत मैटर करते हैं। एस्थेटिक्स का असर होता है, लेकिन मैं हाले हाँ, नहीं, कैरेक्टर कर जाता है इन्फ्लुएंस एस्थेटिक्स को भी। चले अगर तो आपको, हाँ, बिकॉज ऑनेस्टली जब मैं पढ़ रहा था, उसकी नहीं, बहुत बड़ी उसकी वैल्यू एक जामी की ये है कि वो बाप के साथ बहुत अच्छा है। एस्थेटिक्स मेरे ख्याल है पहली 2 एपिसोड्स के बाद आप छोड़ देते हैं। अब ये है कि यार बाप के साथ जो इंसान अच्छा है उसमें कहीं ना कहीं कोई अच्छाई तो है। वो चीज़ है, वरना जो अगेन हमने एक्सट्रीम ब्लैक एंड वाइट हम देखते हैं टेलीविजन पे। ओके, माय माइंड इज वॉन्डरिंग नाउ फॉर मर्द इन जनरल इन आवर सोसाइटी स्पेशली, ज़्यादातर जो लिखे जाते हैं ड्रामे उसमें मर्द बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इमाद, व्हाई डू यू थिंक मेन आर प्रॉब्लमेटिक? because we are, Why? that's why, huh? Yeah, I know, but why? Especially in the South Asian culture, why are men generally? There are very few men, even in society, which you say, "Oh wow, what an ideal man." जबकि आप जानते भी नहीं हैं उसको पूरा पूरा, फिर भी आपको नजर आ जाते हैं कि फ्लॉज हैं। ऐसा भी नहीं कि अक्स बहुत अच्छा है और पीछे से फ्लॉज हैं, फ्लॉज नजर आ जाते हैं। Why are men so problematic? क्या हमारी क्या है पैथोलॉजी में? मैं समझता हूँ कि हमारे रीजन में, आई टॉक अबाउट द सब कॉन्टिनेंट, दिस रीजन, देयर लॉट ऑफ अनप्रोसेस्ड इमोशंस जो कि एक मर्द कैरी करता है अपनी ज़िंदगी में। बहुत देखिए, हम सब लोग जब इस दुनिया में आते हैं, हमारा एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव होता है ट्रायम्फ, हमने कामयाब होना है। उस पे बहुत जल्दी मर्द पे बहुत जल्दी ये प्रेशर्स आ जाते हैं कि तुमने टॉप करना है, क्लास में टॉप करना है, तुमने जॉब लेनी है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। और वहाँ पे मेरे ख्याल से हमारे घरों में बहुत सी अनइंटेंशनली उनके साथ थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि उन पे प्रेशर डाल दिया जाता है, उनको थोड़ा सा ट्रॉमा दिया जाता है, अनप्रोसेस्ड इमोशन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ, करियर काउंसलिंग बहुत जल्दी शुरू होनी चाहिए हमारे रीजन्स में, हमारे पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ। Absolutely. जी, क्योंकि हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स में जो हम बहुत सी चीज़ें अपने बारे में और दुनिया के बारे में हम जो पर्सपेक्टिव बना रहे होते हैं, दैट स्टे विद अस। हमारे व्यूज़ अबाउट आवरसेल्व्स, आवर व्यूज़ अबाउट द वर्ल्ड, हाउ मच वी आर एबल टू अचीव, हाउ मच वी विल बी एबल टू गो एंड बी इन लाइफ। जी, तो उन चीज़ों की वजह से आई थिंक देन this angle of getting married and having this opposite gender to have this जो unprocessed emotions की मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर मैं समझता हूँ, I might be totally wrong,
कि आपके अनप्रोसेस्ड इमोशंस होते हैं जो कि आपको एक सबऑर्डिनेट मिल जाता है जो कि आपके साथ हुआ होता है, फिर आप एक लेगेसी की तरह उसके साथ करते हो। So generational baggage. I mean, this is very relatable, I think, in Jami's case also. अभी तो नहीं नजर आ रहा कि कोई जनरेशनल बैगेज है जामी का, अभी तो लग रहा है कि बड़ा ही कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है। हाँ, बिगड़ने की वजूहात हो सकती है, लेकिन वही वाली बात कि वो हाइपोथेटिकल है, वो मेरी इमेजिनेशन में है, मेरी बैक स्टोरी में है, वो दिखाई नहीं गई, उनको वाजे नहीं किया गया, तो इररेलेवेंट है। हाँ, लेकिन मैं हमेशा समझता हूँ आपके एक्शंस स्पीक मोर लाउडर देन वर्ड्स। हाँ, क्योंकि बहन भाई भी बहुत प्यार कर रहे हैं, बाप भी प्यार कर रहा है, सब लाड कर रहे हैं, तो भी जामी तो मसला क्या है? यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, मेरा ज्यादा हमें क्लियरली बता सकती हैं कि मसला क्या है। ऑफ कोर्स हाँ, लेकिन जो ये एंगर इश्यूज, ये झूठ बोलना, पैसे के साथ रिलेशनशिप, ये उसके हाउस होल्ड ही से उसे मिली है, उसके घर से ही उसे मिली है, जो कि उसने देखा है। एक्टर के लिए एंड ऑफ कोर्स ये सारा प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर आजकल आपने कहा जामी वाज चैलेंजिंग, डू यू थिंक बीइंग एन एक्टर इज चैलेंजिंग इन दिस डे एंड एज? मैंने पहले आपको कहा कि इससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है टू परस्यू अ करियर एज एन एक्टर। तो पीपल वुड थिंक अदरवाइज। ऑफ कोर्स रिस्क है कि विल यू मेक इट टू दैट टॉप 1 or 2% जिसका नाम लोग जानते हैं, जिसको लोग पहचानते हैं, या जिसको परफॉर्मेंसेस को बिल्कुल ब्रेक आपको मिल जाती है। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी कंपेटिटिव फील्ड जो आपने मुझसे पूछा। इज इट गेटिंग बेटर और वर्स? For actors, the sense of competition, because पहले तो एक एक्टर था, उसको एक कैरेक्टर करना था, परफॉर्मेंस करनी थी और फिर ख़त्म। अब मुझे लगता है कि वो जो कैरेक्टर है वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे ऑल्दो यू आर नॉट वेरी, योर पर्सनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं है आपके सोशल्स पे, मगर एक ब्रांड डेवलप करने में, और एक्टर को ब्रांड भी अपना बनाना है और अपने आप को परफॉर्मेंस भी देनी है, आप again, is it becoming more and more competitive and counterproductive to the art, or I think you have to move at times. अब एक एक्टर आर्टिस्ट नहीं रहा, उसको एक बिजनेस इक्विटी भी बनना है, अपने आप को एज अ ब्रांड, एज एन इक्विटी, एज टेकिंग वैल्यू टू द मार्केट प्लेस देनी है, करनी है। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि ये इज इट हार्ड, इज इट डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स इट इज। आई मीन, कौन सा काम आसान है इस दुनिया में? और एक अगर ऐसी आप कंपेटिटिव इंडस्ट्री में हो जहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है, जहाँ पे हर रोज़ तो नहीं, कुछ महीनों बाद नए एक्टर्स आ रहे हैं, और तो आई बिलीव इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब, एंड आई जस्ट बिलीव के चैलेंज ना हो तो फिर मज़ा क्या हो? चैलेंज ही में मज़ा है। जो चीज़ चैलेंजिंग होती है उसको अबूर करके, उसको हासिल करके जो सेटिस्फैक्शन या जो इंस्पिरेशन होती है, आई थिंक दैट्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ माय पर्सनल ग्रोथ। ऑफ कोर्स जी। एज फार जो आपने बात की कि इज इट डिफिकल्ट, हाँ, आपको पेशेंस सिखाना होगा अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो। आई विल बी टचिंग 13 years इन समर्स। मुझे 13 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट किया था, and I think one of my, I'll just brag, one of my strong strengths is patience. Patience जी, मुझे ये 5 दिन के टेस्ट क्रिकेट देख के मेरे ख्याल में मुझ में एक इनग्रेन हो गया। मैं पूछने लगी थी पेशेंस कहाँ से आया, टेस्ट क्रिकेट से आया? आप कह सकते हो जी। तो ये पेशेंस जो है मेरे ख्याल में मेरे लिए वर्क किया है। तो यू हैव टू बी पेशेंट। आप ओवरनाइट एक इक्विटी, एक ब्रांड नहीं बनोगे। मैं अभी भी उस जद्दोजहद, उस जस्तजू में हूँ। और क्या जाता है, what goes into it? आजकल आपने कहा ना एक equity, what goes into it, like what do you have to do? I think choosing, once again this is my opinion, not a commandment, I think choosing the right roles, choosing the right projects, associations. Wouldn't you say इससे पहले is your advantage or the lead you have is aesthetics? उसके पीछे भी बहुत हार्ड वर्क होता है फिर। उसके पीछे भी आई मीन मैं नॉन नेगोशिएबल्स कुछ चीज़ों को कहता हूँ, तो एक्सरसाइज इज वन ऑफ माय नॉन नेगोशिएबल्स, एंड इट्स नॉट जस्ट कि मैं उसको एस्थेटिक्स के लिए कर रहा हूँ। आई जस्ट लव इट। आई एम इन हेवन। आई एम लाइक अ किड जो कि पार्क चला गया और पार्क से घर नहीं आना चाहता, बिकॉज बचपन से दैट्स द ओनली प्लेस वेयर आई फेल्ट दिस इज व्हाट आई एम बोर्न टू डू, दिस विगरस एक्टिविटी।
Yeah, I'm like a greyhound or a Doberman जो कि बस they are जो छलांगे मार रहे Yeah, but होते isn't हैं it frustrating in a city like Karachi जहाँ outdoor कुछ नहीं है, gym के अंदर exercise हो रही है? Or no, you said you love Karachi. I do because Karachi has given me my career. Yeah. Karachi has given me my identity as an artist now. So, I mean, I love Karachi. I have to love Karachi. Yeah. No, it's not. आमना मैं समझता हूँ कि आप कोई भी चीज़ या तो अच्छे मूड में कर सकते हो या बुरे मूड में कर सकते हो. So if you're going through such a hard work and mushkil काम like exercise, you have to enjoy it. You have to put your mind in it. Is it a home away from home now? Karachi? It's my office. It's your office now. It's my 1500 km office away from home. Yeah. मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ, जितने भी एक्टर्स से जो कि लाहौर या इस्लामाबाद से आते हैं कराची काम करने के लिए, मुझे लगता है बड़ी टफ जिंदगी है बिकॉज द गेस्ट हाउसेज आर नॉट ग्रेट टू बी ऑनेस्ट. ना यहाँ पे होटल्स ग्रेट हैं, ना गेस्ट हाउस जो कि टीवी चैनल्स या प्रोडक्शन हाउसेज देते हैं, वो कोई ऐसे को बहुत 5 स्टार गेस्ट हाउस नहीं है कि जहाँ पे आपको बड़ा ज़बरदस्त लाइफस्टाइल मिल रहा है. हाँ, बस मैं बहुत लो मेंटेनेंस हूँ. मैं बस धक्के खाने का आदी हूँ, तो कर लेता हूँ जो भी मुझे. Oh, really? हाँ, मैं धक्के खाने का आदी हूँ. Okay. तो या मैं आपको बताता हूँ, शुरू में मैं कराची आते हुए थोड़ा हिचकिचाता था. ये मैं बात कर रहा हूँ 2013. तो एक बार मेरी अपने फादर से बात हो रही थी फ़ोन पे. 2013 का दिसंबर है. मैंने कहा हाँ कराची है, कराची नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना नहीं चाह रहा, दिल नहीं चाह रहा. He goes, माँ तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो? हमारी पोस्टिंग्स तो बॉर्डर्स पे होती थी, आप तो कराची जा रहे हो. हाँ. And after that, I've never complained. I've never complained कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कराची जाने का. Yeah. So कुछ conversations होती हैं, one-liners होते हैं जो कि आपका perspective change कर देते हैं. Yeah. और Of course, your dad is from an army background, of course. So you've seen the transfers and the movement and all of that. जी बिल्कुल जी. So and मेरे इस दुनिया में आने से पहले उनकी कुछ हार्ड एरियाज में भी पोस्टिंग हुई हैं जो कि बहुत आसान नहीं थी. सो या व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि उसके बाद मैंने कभी 13 साल में कंप्लेन नहीं की कि दिल नहीं चाह रहा. यू हैव टू गो वेयर द वर्क टेक्स यू. यू कांट बी इन दिस शाहाना सरकार के काम मेरी तरफ आए. नहीं, मौके बनाए जाते हैं, आपकी तरफ नहीं आते. हाँ नहीं सही बात है, मौके बनाए जाते हैं. अच्छी सोच है और इसी सोच के साथ ही बंदा हरकत में बरकत है. हाँ एब्सोल्युटली. मोशन क्रिएट्स इमोशन. Motion creates motion, absolutely. How do your parents now take your career? Because bankable equity तो बंदा बन जाता है, लेकिन आज से 10-20 साल पहले एक्टिंग में आना कोई इतना स्टेबल करियर नहीं था. अब स्टेबल अभी भी नहीं है मेरे ख्याल है. कितने लोग आते हैं और कितने लोग एक्चुअली सक्सेसफुल होते हैं और बहुत लोग मायूस होते हैं. How does your family take your career now? Because you know we've seen you as a model, then you a very successful model, and then now as a very successful actor. So I can proudly say for the first time in my life that I think I've made them proud. you made them proud. Yeah. What told you that? And Yeah. Do they I'm just articulate getting a it? lump in my throat while saying this. Anyhow. Yeah, but by just reading the non-verbals, किसी शादी पे जाओ तो अगर आपको सराहा जाए, आपके साथ यानी देसी लोग पहचान हो एक इंसान. हाँ, yeah. So I think so definitely I've done it. The triumph, because जब हम पैदा होते हैं इस दुनिया में आते हैं, जो मैंने यूनिवर्सल गोल की बात की, वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को प्रूव करना होता है. अपने पेरेंट्स को हमने प्रूव करना है और वो हमारे लिए इतना अहमियत रखता है कि बहुत से लोगों के जिनके पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए होते हैं, अक्सर आपने डायलॉग सुना होगा, आज हमारे फादर जिंदा होते तो ये. तो मैं ये कह रहा हूँ, ये इतने हमारे लिए अहमियत रखती है ये चीज़ कि अपने पेरेंट्स को हमने प्राउड फील करवाया. बिल्कुल. और आपने पहचान की बात की, तो अब अदील और जामी के बाद हाउ हैज द पब्लिक परसेप्शन अबाउट यू चेंज्ड और शिफ्टेड? बिकॉज हमें पता है हमारे लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं और बड़े एनिमेटेड होते हैं और आके बताते हैं कि बेटा तुमने अच्छा नहीं किया. तो आपके पब्लिक रिएक्शंस क्या हैं जामी को लेके इस वक्त? पहले अदील का आपने पूछा, अदील का मैं कह देता हूँ, अदील को एक ट्रिब्यूट दे देता हूँ कि मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि मैं अगर रेड लाइट्स पे रुका हुआ हूँ तो मोटरसाइकिल वाले अदील भाई कर रहे हैं. जलन पे? जलन के बाद मैं बिल्कुल रिक्लूस बन गया था, पब्लिक आई से चला गया था. जी नहीं, उस पर नहीं हुआ था. और जलन डिड ओके, कंट्रोवर्शियल था
हाँ जी, लेकिन पब्लिक ने उसको अपनाया नहीं था जिस तरह कभी मैं कभी तुमको अपनाया, बिल्कुल सही, और जितनी मोहब्बत कभी मैं कभी तुमको मिली। माजरत चाहती हूँ, मुझे कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, they're poles apart both, but they're popular. Because Amna on record said it's a shit show, I'm not going to watch it. Did I say that? Yes, you and did. Yet I watched it. I have no idea. And yet, I have no idea. Oh my God, did I ever use that kind of language? You did. I did? Oh, I think it must have been after you did. But it's all right. You have to take the good ones with the bad ones. हाँ. So coming back to the risk taking, हम किधर थे? Obviously हम अदील पे थे. अदील पे. जामी, to be honest, जामी honestly अब तक जो feedback, अदील पे आपने कहा, अदील पे मिली आपको. हाँ, अदील की ही अब तक काफी जो पिज़राई जो होती है या बात होती है वो अदील की होती है। जामी अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल में नया फ्रेश आया है स्क्रीन पे। जिन लोगों के व्यूज मेरे लिए मैटर करते हैं वो बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल माय वाइफ मरियम, मैं मरीना खान का बचपन से बहुत फैन हूँ। राशिद मिन्हास की जो टेलीफिल्म थी उनमें पहली बार मैंने इनको देखा था एंड आई वाज इन लव at the very first sight. उनके इतने डायलॉग्स नहीं थे लेकिन she had that X factor you can say. And once again 13 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ लेकिन मेरा उनसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ. And her calling me brave, her calling me breaking the cliches, breaking the stereotypes, I think that really meant a lot for me. Right. That really meant a lot for me. उसके अलावा जो कुछ इनर सर्कल में लोग हैं जो कि दूर दूर तक जिनका वास्ता नहीं है इस फ्रेटर्निटी से, जब वो मेंशन करते हैं स्पॉन्टेनियसली, सो आई थिंक दैट रियली इज द बिगेस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर मी। जी। और फिर आप जैसे लोग, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझे तो मैंने तो सोच रही मैंने आपके और हसन जैसे सीजन जर्नलिस्ट जो कि हमारे काम को नब्बे तुले अंदाज से देखते हैं, एक एक माइन्यूट डिटेल को देखते हैं, सिर्फ हमारे काम को नहीं, जो भी एक्टर्स बाहर काम कर रहे हैं हर चैनल पे उनको, तो आपको मैं एक ऑफिशियल थैंक यू ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत एप्लीकेशन है आपकी और बहुत आपका पैशन है अपने काम के लिए। No, thank you. अब I genuinely enjoy it. Even for shit shows, they're so fun to watch. They're fun to watch. You see, that was 6 years ago. Yeah, totally. But that was no fault of yours. I mean, it was just the way it was written. It was so melodramatic. And you are somebody who has emotional restraint in all your characters. They are not over the top at all. Even Adil was never over the top. It was very like it was low. You played low. So, since like a shrink, you are a shrink, and I'm talking like a client over here. Adil के लिए मैंने again in all humility I say this, for the very first time I'm saying this, Adil के लिए मैंने जान लगा दी थी। मैंने उसमें कोई stone unturned नहीं छोड़ा। I was like, this is it. ये है, इसके ऊपर जान लगा दो इमाद। चाहे वो wardrobe हो, चाहे वो fitness के लिए हो। I would wake up at 9, I would go to the gym, come back, get picked around 10:30, go to the shoot, come back around 9:30, go to the gym again. Because I just thought कि जिस किस्म के मैं कपड़े पहन रहा हूँ, इसके अंदर I need to be super fit, I need to be inch perfect. जो जिस किस्म के आप इतने एक तरह से OTT मैं समझता हूँ था, यानी गैलिसेस, it's like those Italian pants, यानी आप कह सकते हो it was an experiment. इस तरह तो I just thought कि इस तरह की अगर costumes हैं तो I need to be super duper fit. फिर wardrobe की अगर आप बात करें, I think जितना भी मेरा experience है अपनी life का, मैंने सारे inspirations, हर चीज़ उसके अदील को दे दी मैंने। So अदील के लिए I think I really worked very very hard. फिर फ़ाद के साथ पहली बार काम करने का मौका मिल रहा था, वो एक एक्साइटमेंट थी। बदर के साथ पहले काम कर चुका था चीख में, और लेकिन फ़ाद के साथ एक वो एक्साइटमेंट थी, प्रोड्यूसर के तौर पे मैं उन्हें जानता था। तो आई रियली थिंक कभी मैं कभी तुम हैज़ बीन अ बिग टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली, एंड व्हाट अ ग्रेट ड्रामा। कितना मजा आया था उसको देख के, जेन्युइनली। जी, मुझे ये खुशी थी कि हम पाकिस्तानियों को कुछ सेलिब्रेट करने के लिए था। और जब ऑडियंस और आप लोग, आप जैसे लोग उस चीज़ को अपना लें, उस चीज़ को इतना प्रोजेक्ट करें,
तो वो फिर आपकी नहीं रहती, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने लग जाती है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन से पिछले साल 19 मई 2025 आपने पोस्ट किया पोस्टर आसमान भोलेगा का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो हम सबको लगा कि अच्छा भाई अब तो फिल्म रिलीज हो जाएगी आफ्टर दैट इंटायर पहलगाम war situation with India and the Air Force being at an all-time high and everybody was in a celebratory mode or ज़बरदस्त एक मुल्क में एक जश्न और एक जज्बा था। मैं कहा अच्छा भाई अब ये फिल्म जो है ना अब शेख मंसूर ने अब रिलीज कर देनी है, लेकिन ऐसा ना हुआ। हाँ, वो पोस्टर सिर्फ मैंने पोस्ट नहीं किया, मैंने अपनी पहली बार F-16 के फ्लाइट सूट में तस्वीरें भी F-16 के साथ पोस्ट की। राइट, वो भी मैंने पोस्ट किया। पहली दफा किसी ने F-16 का है, मैं हमेशा F-16 सुनती हूँ। मैं जब इधर गया था तो काफी जो फाइटर पायलट्स थे F-16 बोलते थे। F-16 बोलते थे? हाँ, तो फिर मैंने F-16 अपनी आदत बना लिया उसको बोलना। जी, अच्छा है F-16। हाँ जी, तो F-16 के साथ तस्वीरें। और आपका ये मेंशन करने का कोई क्वेश्चन है कि हम इसके बारे में बस बात ही कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? और तो अब ये ना कहिएगा कि ये सिर्फ खुदा या शोएब मंसूर की जानते हैं, क्योंकि उनकी हर फिल्म का जवाब यही मिलता है। इससे पहले क्या हुआ वरना का भी यही जवाब मायरा देती थी कि या खुदा या शोएब साहब खुद जानते हैं कि ये फिल्म का क्या होगा। क्या ये फिल्म कभी रिलीज होगी? मैंने हसन को भी जो बात की थी, मैं उन्हीं अल्फाज में आपको कह सकता हूँ कि मैं कुछ भी यहाँ पे कह दूँ वो इतना मायने नहीं रखेगा, जबकि जो कि वक्त 6 साल गुजर गए हैं और जो 6 साल गुजर गए हैं, जो कि हाँ जी, जो कि अमल और जो कि जवाज़ हुआ है, जो भी आपके सामने आया है, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा वाज़े तौर पे आपको ये बता सकता है कि ये मूवी आ रही है कि नहीं आ रही। मैं बस ये कहना चाहूँगा। Which means nothing. Which means कि I've moved on. Right. जी, I have moved on. It's a thing of a past for me. Yeah. जी। 6 years is a long time. जी, 6 साल पहले उसका जो यानी I got on board in summers 2020 with him. और उसका क्या फ्यूचर है, जहाँ तक मेरा पोस्ट करने के ताल्लुक है, क्योंकि उस वक्त हम बहुत इमोशंस हाई थे। मेरी एसोसिएशन रह चुकी थी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ एज एन एक्टर, और मैंने बहुत प्लेइंग दिस कैरेक्टर और बहुत अंदर से बहुत इंसाइटफुल मुझे था कि उनका जो वर्क एथिक है कितना क्लिनिकल है। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक वो लोग क्या करते हैं, उनकी रूटीन क्या होती है। एक फाइटर पायलट, आई ऑलवेज थॉट के एक फास्ट बॉलर और एक एस्ट्रोनॉट जो होता है या ये F1 ड्राइवर्स, ये अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, लेकिन एक फाइटर पायलट हर रोज अपनी लिमिट्स को इतना पुश करता है कि मैं आपको जी फोर्सेस, हर फाइटर पायलट जो जी फोर्स से हर रोज गुजरता है, वो कभी आप उनकी शक्लें देखें जी फोर्स से गुजरते हुए क्या होती हैं, उनकी बॉडीज के स्ट्रेस से गुजरती हैं। थोड़ा सा बताएं जी फोर्स। अब तो मैं भूल गया हूँ ये सारी बातें, अब तो इतना मुद्दत हो गई। हाँ, जी फोर्स बेसिकली यू गोइंग थ्रू, इट्स लाइक, मैं आपको इधर से आप समझ कर सकती हैं कि बहुत से फाइटर पायलट्स जब रिटायर होते हैं उनकी बैक जो होती है 1-2 इंच उनकी हाइट कम हो जाती है, इतनी वो अपनी बॉडी को स्ट्रेस से गुजारते हैं। और एक फाइटर पायलट बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट्स लाइक 0.33%, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो शुरू में शोएब मंसूर साहब के साथ मैंने जब उन्हें कहा कि मैं आपके साथ बेसिस पे रैकी और फाइटर पायलट्स को मिलने जाना चाहता हूँ, तो मैं उनको ड्राइव करके इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद से जो हमारे फिल्म के हेड थे एयर कोमोडोर मोहम्मद अली, उन्होंने हमें पिक किया। अब हम जा रहे थे चकलाला बेस के लिए टू फ्लाई ऑफ टू जैकवाबाद। तो उस दौरान मैं बहुत क्वेश्चंस कर रहा था, क्योंकि कोमोडोर साहब जो थे फाइटर पायलट रह चुके हुए थे, कोई 25 साल की सर्विस थी। मैं बहुत क्वेश्चन कर रहा था फाइटर पायलट्स के बारे में। तो आफ्टर लाइक 10 minutes ही गोज विद प्राइड, इमाद, there are 3 most glamorous professions in this world: being an athlete, being the president of the USA, or being a fighter pilot. Okay. And I said to him with cheeky smile, sir, if you're an actor,
you can be all three. Huh. And we all started laughing. Yeah. So, coming back to this, Huh. being an actor is the most glamorous job in the world. You get to live so many lives. Yeah. यानी आप एथलीट भी बन सकते हो, आप कभी हेड ऑफ स्टेट भी बन सकते हो, और आप कभी फाइटर पायलट भी बन सकते हो. So, coming back to the movie, बहुत अच्छा टाइम गुजरा शोएब साहब के साथ, कोई 3-3.5 साल. मैं एक्ट तो कर रहा था उनकी फिल्म में, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उनके साथ बहुत मैंने और भी बहुत से काम किए हैं, फ्रॉम कास्टिंग, फ्रॉम द स्क्रिप्ट, फ्रॉम म्यूजिक, बहुत कुछ जी, फ्रॉम म्यूजिक, फ्रॉम कौन सा वाइटल साइंस का गाना हम अंदर डाल सकते हैं स्क्रिप्ट के, कौन सा हम निकाल सकते हैं. एक कोलैबोरेशन की शायद मैंने पहले भी बात की हुई है, फैसल कबाड़ी और शोएब मंसूर साहब की. मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उसका एक वसीला था, छोटा मोटा. शोएब साहब का नया गाना, उनकी धुन, उनके लिरिक्स, और फैसल कबाड़िया ने वो गाया था. तो काफ़ी एक तरह से अच्छा टाइम था. लेकिन आर्ट का मकसद इवेंचुअली यही होता है, सरेआम आना, मंजरेआम पे आना और पब्लिक तक पहुंचना. आप ये कह लें कि ये फिल्म हमने अपने लिए बनाई थी, ये टाइम जो था हमारे अपने लिए था, जो म्यूज़िक था, जो वाइटल साइंस के गाने थे, वो हमारे 5-6 लोगों के लिए था बस. आप लोगों को मजा आया? हाँ जी. हाँ, तो फिर शायद हमें फिर ये सवाल भी अब पूछने छोड़ देने चाहिए. इससे ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी क्या हो सकती है कि हमने फाइटर पायलट का रोल भी किया, हमने एविएटर्स भी पहनी है, हम F-16 में भी बैठे, हम बेसिस पे भी गए, और फिर हमने फिल्म जो है शोएब मंसूर साहब के साथ देखी. तो इससे ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी क्या हो सकती है? ठीक है, तो हमें भी अब ये सवाल छोड़ देने चाहिए पूछने की, ये फिल्म रिलीज कब होगी, हो जाएगी, अगर होना होगा तो हो जाएगी, वरना ये एक अच्छा एक एक्सपीरियंस था. ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था जी. खुदा के लिए बोल, वरना आसमान बोलेगा. ये हमें पता है, ये पूरी जो उन्होंने लाइन बनाई है. आई होप कि जो काम हुआ है वो उसको लोग देखें, बिकॉज इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग. एंड या ठीक है, कोई बात नहीं. ये ज़रूर कहूँगा, बहुत मुझे फ़ख्र है कि एक इंसान लार्जर देन लाइफ जिनको मैं तसव्वुर करता था, अब उनको मैं एक अच्छा दोस्त बोल सकता हूँ. ही इज़ अ मैसेज अवे, ही इज़ अ फ़ोन कॉल अवे. And I can discuss what he's doing. He can discuss my creative endeavors. Yeah. And he's a true artist. So when he feels that it's right, or if ever, he'll release the film. Welcome. I'm sure. Absolutely. I'll send you this clip, Shoaib Saab. Back to coming full circle to Kafil. अब ये टाइम लैप्स हो चुका है. अगले एपिसोड से ये बहुत जल्दी हो गया टाइम लैप्स. हाँ, मैं भी समझता हूँ जल्दी हुआ है, क्योंकि once again बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती. बहुत सी चीज़ें आप you have to go how the script is taking you. मैं हमेशा यही समझता हूँ कि कहानी is the larger aspect of everything. ये कहानी के बारे में है हर चीज़. तो कहानी अगर उमेरा समझती हैं कि इस वक्त ये प्लॉट ट्विस्ट चाहती थी, तो मेरे ख्याल से ठीक होगा. मैं पर्सनली समझता हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ऑडियंस का फीडबैक कि उनको 90s का नॉस्टैल्जिया बहुत हिट कर रहा है. हाँ जी, फ़ोन में कोई नहीं घुसा हुआ, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और हमारे पास ये एडिक्शन नहीं है, फ़ोन एडिक्शन नहीं है. हमारी लाइफ फ़ोन के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रही. अब कितना जंप कितने साल का है? मीसम ने उसको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, जिस तरह उन्होंने 90s को स्पेसिफाई नहीं किया. लेकिन है कोई 27 साल 28 साल. ओके. हाँ जी, 26-27 का आप कह लें. ओके जी. मगर जामी नहीं बदला लगता है. मुझे कहानी से उम्मीद ये थी कि अच्छा कफील जो है वो अब ये जो सेवा है ना, ये अब फाइनेंसेस अपने हाथ में लेगी और ये कमाएगी और ये खिलाएगी और बच्चे पालेगी और सब कुछ. मे बी ये हो, आई डोंट नो, क्योंकि जामी तो नहीं कुछ करने वाला. हाँ, वो कहते हैं और मर्द बदल जाए, वैसे निकम्मा मर्द नहीं बदलता वैसे, वो एकदम. Well, no, we have a lot of क्या कह सकते हो आप examples, because मैं अपनी लाइफ में जब तक मैंने रॉक बॉटम हिट नहीं किया तब तक मैं नहीं बदला. लेकिन once you hit rock bottom, once you realize you have a lot of responsibilities, a lot of promises, a lot of personal expectations of yourself, then you change, I think. We change out of two reasons. It's either inspiration or desperation. So अभी जामी तो ना इंस्पायर होगा ना डिप्रेस, मतलब डेस्परेट होगा. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उमेरा ने लिखा है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है. इस तरह के भी लोग होते हैं जो चेंज नहीं होते, जो कि कॉन्फ्लिक्ट से ग्रो नहीं करते. ज़्यादातर लोग नहीं चेंज होते हैं वैसे.
अच्छा, आपको लगता है लोग अच्छा, बदलते हैं? मैं समझता हूँ हम हर फेज ऑफ लाइफ में मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जांपल 1.5 साल पहले मैं आपके साथ यहाँ बैठा, ऑफ और कोर्स मैं 4 साल बाद किसी को इंटरव्यू दे रहा था, एंड आई वेंट इन फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। वो सारा इंटरव्यू जो आप लोगों ने देखा है, इट्स फाइट ऑफ फ्लाइट के अंदर मेरी मसल मेमोरी, मेरी माइंड मेमोरी जा चुकी हुई थी, हाउ टू इंटरेक्ट अ कॉन्वर्सेशन, हाउ टू इंटरेक्ट इन अ, हाउ टू कैरी माई सेल्फ इन एन इंटरव्यू। आई डोंट नो व्हिच वन यू आर टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमने कभी मैं कभी तुम के लिए किया था, हमने जो किया था, जो हमने किया हाँ था, हाँ, इधर ही आप थे, इधर ही किया था, वो इसी सीट पे बैठा हुआ था गर्मियों में मैं। किया था। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। 30th जुलाई को हमने किया था जी। It was very hot. I remember, हाँ मुझे जी, लगे याद है उस दिन गर्मी बहुत थी। 30 जुलाई 2024 को हमने किया था। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपके एक्सपीरियंसेस, आपके इंटरेक्शंस, आपके सेटबैक्स, आपके ट्रायम्फ्स आपको बदलते हैं, आपके Of course. आपकी एवोल्यूशन के अंदर हर वक्त काम कर रहे होते हैं। आई डोंट नो, जो लोग कॉन्फ्लिक्ट से ग्रो नहीं करते, मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। यूं ही देखता है क्या तू, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। Yeah, so get up, take a hold of your life. Take a hold of your life. Yeah. Super. I think that's a good closing line. I think that's a good closing line. Farhan Akhtar has a very uh, important role in my life. Yeah, उनकी कहानियों ने मेरी जिंदगी के जो रुख हैं वो चेंज किए हैं। ये शायरी तो गालिबन जावेद अख्तर साहब की होगी। ये उनकी है, ये रॉक ऑन का टाइटल गाना है। जी जी। रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा, रॉक ऑन हर लम्हा होगा हरा, रॉक ऑन यूं ही देखता है क्या तू, रॉक ऑन जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। जी जी जी। वो फिर फिल्म भी तो आई थी ना जी। और लुकिंग बैक नाउ, जो इस फिल्म में उनका कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर के डायनामिक्स हैं, वो काफ़ी मेरे से मिलते जुलते हैं। वो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैंने 3 साल कॉर्पोरेट जॉब की है, फिर वो म्यूज़िक की तरफ वापस जाते हैं, अपने आर्टिस्टिक इंडिविजुअल जिसमें उनका पैशन होता है। तो कहानी, मेरे ख्याल में कहानी के अंदर बहुत कुव्वत होती है आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, आपकी सोच को चेंज करने के लिए। बिल्कुल। एंड आई थिंक वी हैव टू all the time look for inspiration. So I keep on looking for inspiration for that. So okay, so what do you see yourself being inspired by now? कफील I guess shoot अभी चल रहा है, खत्म होने वाला है। जी चल रहा है, बहुत ही नेक टू नेक इन लोगों ने आप कह सकते हैं, आपका एल्डरली फेज जो है, आप हैंड टू कैसे माउथ एंजॉय हो कर रहा रहे हैं? है। Are you enjoying your elderly phase? I am yes and no. हाँ. Yeah, yes and no, but yeah, I have to enjoy it. I'm just talking about the no. That's a huge challenge as well. Yeah, you have to show age, you have to, because मैं समझता हूँ जो आप एज करते हो, आप में एनर्जी आप में थोड़ी सी कम होती जाती है आपकी, तो वो फिजिकलिटी मेरे लिए चैलेंज है, मेरे ख्याल से है। और जहाँ तक टॉक्सिक लेवल्स हैं, वो मेरे ख्याल से थोड़े से मेलो डाउन हो जाएंगे जामी के। बेचारी ज़ेबा के कुछ तो उसका पेशेंस काम आए, टॉक्सिक लेवल्स हो जाए। बट हाउ फैबुलस मस्ट इट बी टू वर्क विद सनम सईद? एब्सोल्युटली। सनम 2005-2006 में जब पहली बार मुलाकात हुई, और फिर जब ओवर द इयर्स इंटरेक्शन हुआ, तो सनम ने उस वक्त भी मेंशन किया था कि वो लाहौर में थिएटर कर रही हैं, एंड उस वक्त भी मुझे हुआ था ओके वाओ। देन 2013 आई थिंक जिंदगी गुलजार है, I had not started acting, and I was like, okay. So once again, talking about inspiration came to me. If she can do it, probably you can also do it. Because you have to put that kind of value on yourself. If someone can do it, you can also do it. So thank you, Sanam, for the inspiration, and working with you was an absolute pleasure. And so a good, strong team. I mean, for sure, right? मैं आमना को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। मैंने 1-2 बार शुरू में सनम को डिस्क्लेमर दे दिया कि सनम, आई एम सॉरी, आई विल बी वेरी अनसिविल विद यू। सनम, आई एम सॉरी, आई विल बी वेरी बदतमीज विद यू। यू आर नॉट बीइंग बदतमीज विद हर। आई एम। जामी इज बीइंग बदतमीज विद मेरे थ्रू पोर्ट्रे हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग। आप उसको जिंदगी दे रहे हो, आप उसको आवाज दे रहे हो, आप उसको आंखें दे रहे हो, आप उसको जो भी दे रहे हो आप दे रहे हो, आपके थ्रू वो इस दुनिया में आ रहा है। I mean, इससे बड़ी आप क्या देखें, कभी आप सोच सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल सनम भी यहाँ पे होती, मैं इमाद इरफानी acting like what Jami acts with Zeba. So imagine. Oh, but it's a professional hazard. Imagine. अभी हम कल परसों सेट पे मजाक कर रहे थे, मीसम ने कहा कि मीसम को किसी खातून ने कहा कि यार ये बंदा कितना सड़ा हुआ है, तुम लोग इसके साथ सेट पे कैसे काम कर लेते हो?
तो मैंने कहा मीसम मैं भी ना डेनियल डे लुइस के साथ कैरेक्टर में रहता हूँ। मीसम कहता नहीं ये बात खुदा का वास्ता है, ऐसा ना कीजिएगा, ऐसा ना कीजिएगा। मैंने कहा ना नॉट अ बैड आइडिया, कॉफी कहाँ है मेरी? या मैं भी अब ये करने लग जाता हूँ। करने लग जाता हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंगली नेगेटिव कैरेक्टर्स अक्सर ही हम हर ड्रामा में ऑलमोस्ट देखते हैं, बल्कि द टॉक्सिक मेल हैज बीन सेलिब्रेटेड क्वाइट अ लॉट इन पाकिस्तानी ड्रामास, यू नो, कि उसमें ट्रेट्स सारे हैं टॉक्सिक, लेकिन पब्लिक अफिलिएशन या लॉयल्टीज की तरफ फिर भी है वो, क्योंकि उनको एक्टर पसंद होता है या एक्टर की शक्ल पसंद होती है या फैंस होते हैं या व्हाटएवर होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ठीक है, ये मान क्यों नहीं रही, ये कर क्यों नहीं लेती। जामी के साथ ऐसा नहीं हो रहा। आपका क्या ख्याल है, क्या वजह है, वो क्यों होता है और ये क्यों नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा? सॉरी आमना। कि लोग ग्लैमराइज या आइडियलाइज नहीं कर रहे जामी की कैरेक्टर को। उसकी हरकतें ही ऐसे हैं, उसकी हरकतें गैसलाइट करना, अगले बंदे को नीचा दिखाना, खुद अपने आप को समझना, बातों का शेर है, दुकान पकौड़ों की, बातें करोड़ों की। नहीं वो बात सही है, लेकिन ऐसे बहुत हमने कैरेक्टर्स देखे हैं टेलीविजन पे जो कि लड़कियों को उठा लेते हैं और जो ज़बरदस्ती निकाह कर लेते हैं, ज़बरदस्ती शादियां कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। इवन अगर आप जलन की तरफ भी चले जाएं, लेकिन लोग हीरो को फिर भी कहते हैं हीरो तो है ना, फिर ग्लैमर, लड़की क्यों नहीं मान रही यार, मान जाइए, कर ले वो कर ले। जामी की सिचुएशन में ये नहीं हो रहा। Would you say परफॉर्मेंस का फ़र्क होता है या लिखाई का फ़र्क होता है, द वे द कैरेक्टर इज प्रेजेंटेड, कि इस पे वो शेड डाला ही नहीं गया कि इसने किसी तरह से ग्लैमराइज होना है, और ना ही पोर्ट्रेट किया गया उस नियत से। आई थिंक जो आपने ये पर्सपेक्टिव जो दी है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। मैं तो हर वक्त देख रहा होता हूँ कि क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। यस, अगेन आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ। मैं समझता हूँ कि हमेशा वो रोल आपको चुनता है, आप उस रोल को नहीं चुनते। वो रोल आपके उस वर्जन को चुनता है जिसने गिव अप नहीं किया, जिसने एक्सपेरिमेंट करता रहा, जो रिस्क लेता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, इसमें राइटिंग का भी रोल आ जाता है, डायरेक्शन का भी आ जाता है, एक्टर के बिहेवियर का भी आ जाता है, उसके लाइफ में उस वक्त क्या चल रहा है, वो किस मेंटल स्टेट में, किस इमोशनल प्लेस पे वो इस वक्त रुका हुआ है। आई थिंक ये चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, व्हाट वी डू। इल्यूजन होती है, डिसबिलीफ हम क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन इट्स ह्यूमन बिहेवियर एंड द डायनामिक्स बिटवीन whoever the characters are. So लग रहा है कि आपकी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त there's calm and there's stability which is allowing you to work with this freedom and all of that. Again, action speaks louder than words, I think. जी, मैं समझता हूँ जी। अच्छी बात है। Good luck with, I'm sure कि one project a year, I think one good solid project a year is a great aim. और अगर ये फुलफिल हो जाए तो मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा तो किसी को करना भी नहीं चाहिए। कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो साथ 2-3 प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। आई थिंक इट्स अ डिससर्विस। Once again, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, ठीक वो है, उनकी अप्रोच है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मगर अगर ज़रा सा स्पेस आउट करें, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आपको एक विजुअल रिलीफ देखने वालों को भी मिल जाती है और ख़ुद को भी रिकैलिब्रेट करके रीइंट्रोड्यूस होने का मौका मिलता है। बट आई होप दैट यू विल कंटिन्यू पिकिंग अप extraordinary and challenging roles, sort of shifting from, you know, the obvious or the expected or the predicted इमाद इरफानी टाइप कैरेक्टर ना हो, you know। अब अगला क्या होगा हमें ही पता। अब तो मेरे ख्याल में चीखो पुकार और चमगादड़ जो है इमाद इरफानी टाइप। देखते हैं अब अगला क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। कुछ है आपके ज़हन में? I have absolutely no clue. No clue. नहीं जी जी। ठीक है। जी, वही के let's see, जो भी होगा बहुत से फैक्टर्स को जब टेक ऑफ करूंगा तो उसके साथ होगा। जरूर उसका तो होगा। इमाद, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Amna. Looking forward to Kafil. I think we've all connected with it. और अब we're looking forward कि आगे क्या है। और थोड़ी सी घबराहट है कि टाइम लैप्स इतनी जल्दी, इतना ज़्यादा, लेकिन यही शायद उसका एक्साइटमेंट लेवल जो है बरकरार रखे ड्रामे का। I hope so. I hope so. और मैं ऑडियंस का फिर से ऑफिशियली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने फिर से बहुत प्यार, सराहा और इज़्ज़त दी, और जामी को जो आप रिव्यूज़ दे रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू आमना, लवली स्पीकिंग टू यू। थैंक यू।